हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम सीडीपी की क्लास करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो, केबीएस की डी ट्रिपल एस बी या फिर सुपर टेट, अगर आप यूपी टेट तो टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग बस कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। इससे पहले हमने सीडीपी की सीरीज कंटिन्यू हमने स्टार्ट कर रखा था, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने बंद कर रखा था। फिर हम कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए और अपने साथी तक इसको पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और जितने भी हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डी ट्रिपल एस बी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करेगा, और केवीएस है या फिर यूपी टेट, सुपर टेट है ना, रीट हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, और डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो। मैं केवीएस की भी लेकर आऊँगी, प्रीवियस ईयर ऑल एग्जाम के लेकर आऊँगी। ठीक है, बस आप लोग भरोसा के साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए, और बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण गुणवत्ता का एक संकेत है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण गुणवत्ता का एक संकेत है? ऑप्शन पहला कहता है कि कक्षा में शांति रखने की अवधि। सेकेंड ऑप्शन है कक्षा में छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के मानक, या फिर कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के मानक, या फिर छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत। ये डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण गुणवत्ता का एक संकेत है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि कक्षा में उठाए गए मानक प्रश्नों का जो अर्थ होता है, उसका संकेत क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों, मेनली इसका अर्थ होता है कि एक एक प्रश्न की गुणवत्ता क्या होता है। एक 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 प्रश्न की एक एक प्रश्न की गुणवत्ता। ठीक है, एक एक प्रश्न की गुणवत्ता। ठीक है, प्रश्न पूछना शिक्षार्थियों की सक्रिय क्रियाशीलता तथा अध्ययन रुचि को प्रदर्शित करता है। अगर हम बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बच्चे जो है वो क्लास में एक्टिव रहेंगे, है ना। अगर हम उनसे बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे तो बच्चा क्या करेगा, क्लास में एक्टिव रहेगा। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, कक्षा में छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के मानक। ओके, चलो। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोच शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, पहला दूसरा दोनों होगा, या फिर केवल जानकारी देना। ये भी डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था, 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षण का मेनली उद्देश्य क्या होता है? सोच शक्ति का विकास करना होता है, तर्क शक्ति का विकास करना होता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। सोच शक्ति का विकास और तर्क शक्ति का विकास इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए शिक्षण का मेनली उद्देश्य ये होता है कि उनकी सोच शक्ति और तर्क जो शक्ति होता है उसका विकास कर सके, और किसी तथ्य को बिना तर्क के ना माने, किसी भी तथ्य को बिना तर्क के नहीं मानना। ये सारी चीजें जो होता है शिक्षण का मेनली उद्देश्य होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मूल्य हर इंसान में निहित है। मूल्य हर इंसान में निहित होते हैं, यहाँ परिलक्षित है। बताइए, यथार्थवाद होगा, व्यवहारिकता होगा, प्रकृतिवाद है, या फिर आदर्शवाद है। डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो वैल्यू होती है वो हर इंसान में होती है, लेकिन ये किस पर निर्भर करता है? क्या यथार्थवाद पर होता है, व्यवहारिकता पर होती है, प्रकृतिवाद, या फिर आदर्शवाद? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मूल्य हर इंसान में निहित होता है, यह परिलक्षित कर होता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। क्या हो जाएगा, आदर्शवाद। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। पर कैसे, देखो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्य अगर निर्धारित करना है तो इसका निर्धारित करने में आदर्शवाद जो होता है इसकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा में आदर्श का जो आधार होता है चरित्र निर्माण से है ना। उसमें करेक्टर की बात आती है ना, अगर आपका करेक्टर अच्छा है तब लोग कहेंगे ना इसका आदर्श बहुत अच्छा है ना, इसका करेक्टर बहुत अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पर नैतिकता की शिक्षा इंपॉर्टेंट मानी गई है। क्या गया है, नैतिकता की जो शिक्षा है उसको इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। इज द क्लियर। देखिए हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ और ऐसी क्लास आपको बाकायदा में मतलब मैं सामने नहीं हूँ आपको क्योंकि अभी मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है, वरना मैं आपको, आप मुझे पहली बार देखेंगे फिर भी आप कहोगे कि बहुत अच्छी क्लास है। तो ऐसे भी मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक वर्ड आपको बता रही हूँ और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी उतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं हर चीज़ों को लिखूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको मैं लिख देती हूँ। इसलिए आप लोग मेरी जो आवाज़ है इस पर फोकस करिए कि मैं बोल क्या रही हूँ, है ना। तो उसको आप लोग, मैं 1 से 2 बार उस चीज़ को बोलती हूँ तो आप लोग नोट डाउन आराम से कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, है ना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहीं पर पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, है ना। हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके चलो जी आगे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में आदर्श स्थिति वह है कि, कक्षा में आदर्श स्थिति वह है कि जिसमें, ऑप्शन पहला कहता है कि कक्षा में आने से पहले व्याख्याता व्याख्यान के लिए खुद को तैयार करे और कक्षा में व्याख्याता पूर्ण विश्वास के साथ अपना व्याख्यान दे। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि छात्र पूरी तैयारी के साथ कक्षा में आए और व्याख्याता की उपस्थिति में विषय पर एक दूसरे के साथ चर्चा करें। ऑप्शन तीसरा कहता है कि व्याख्याता और छात्र विषय पर चर्चा करें। चौथा ऑप्शन कहता है कि व्याख्यान देने के दौरान व्याख्याता ऑडियो विजुअल साधनों का उपयोग करें। अब ऑप्शन कहता है कि पहला तीसरा सही होगा, तीसरा चौथा सही होगा, केवल दूसरा होगा या फिर केवल चौथा। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था D3+ स्पेशल एजुकेशन में। बताइए कक्षा में आदर्श स्थिति वह है कि जिसमें, देखो मैं फिर से एक्सप्लेनेशन करती हूँ, ऑप्शन पढ़ेंगे उसी के साथ हम गलत और सही बताते चलेंगे। इसमें क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में आदर्श स्थिति वह है कि जिसमें जिसमें कक्षा में आने से पहले व्याख्याता व्याख्यान के लिए खुद को तैयार करें और कक्षा में व्याख्याता पूर्ण विश्वास के साथ अपना व्याख्यान दें। ऑप्शन पहला तो गलत है भाई, पहले से ही व्याख्याता व्याख्यान के लिए खुद को तैयार कर ले, फिर पूरा विश्वास के साथ अपनी व्याख्या को ही छोड़ दे, मतलब बच्चे से उसे कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं, बस अपनी व्याख्या को ही देते रहे। सेकंड ऑप्शन कहता है छात्र पूरी तैयारी के साथ कक्षा में आए और व्याख्याता की उपस्थिति में विषय पर एक दूसरे के साथ चर्चा करें। ये तो थोड़ा मुझे पॉजिटिव लग रहा है। चलिए मैं थर्ड ऑप्शन देखती हूँ, व्याख्याता और छात्र विषय पर चर्चा करें। व्याख्याता और छात्र विषय पर चर्चा करें, ये ऑप्शन तो निगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि व्याख्यान देने के दौरान व्याख्याता ऑडियो विजुअल साधनों का उपयोग करें। तो एक कक्षा में आदर्श स्थिति वह है, कक्षा में आदर्श स्थिति वह है कि जिसमें छात्र पूरी तैयारी के साथ कक्षा में आए और व्याख्याता की उपस्थिति में विषय पर एक दूसरे के साथ चर्चा करें। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर तो यही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल दूसरा। ठीक है भाई, कक्षा में आदर्श स्थिति वही होती है ना जिसमें व्याख्याता और छात्र एक्टिव हो, है ना। अगर छात्र एक्टिव है और सहभागी है तो यहाँ पर अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम सामूहिक चर्चा पर चर्चा करेंगे तो इसके कारण क्या होता है, समाजीकरण और अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। किसका, समाजीकरण। अगर हम एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा करेंगे तो समाजीकरण और अभिव्यक्ति, समाजीकरण और अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ठीक है क्लियर। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने छात्रों को समझने के लिए निम्न में से एक शिक्षक को अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। अपने छात्र को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी तरह से किसकी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की और झुकाव की, विषय वस्तु पर छात्रों की राय की, या फिर उपरोक्त सभी।
ये भी 2014 में ही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे आप एक टीचर बनने चाह रहे हो, है ना, आज नहीं तो कल बनोगे, सिंपल सी बात है, आप टीचर बनोगे। तो आप टीचर बनोगे तो आपको बच्चों मतलब बच्चों को समझने के लिए किसकी जानकारी होना चाहिए आपको, बताओ। बहुत ही अच्छा आंसर है, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर भी आप लोग डेली वेयर में भी देख सकते हो। और इसका रिप्लाई दीजिए आप लोग कि अपने छात्रों को समझने के लिए निम्न में से एक शिक्षक को अच्छी तरह से किसकी जानकारी होनी चाहिए, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की भी जानकारी होना चाहिए, बच्चों को समझने की ओर झुकाव, है ना, बच्चों को समझने के लिए समझने की भी ज़रूरत होती है। विषय वस्तु पर छात्रों की राय, उसकी राय क्या है, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है। अगर बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है तो मैं उसे हिंदी पढ़ाऊंगी, ना कि इंग्लिश पढ़ाऊंगी, है ना। अगर बच्चा कहता है कि मैं मुझे आज हिंदी पढ़ना है तो मुझे हिंदी ही पढ़ाना होगा, ये नहीं कि मैं उसे पनिशमेंट करके कहूँगी नहीं तुम्हें हिंदी ही पढ़ना है, ऐसे तो करना नहीं है। क्योंकि आज की शिक्षा हमारी कैसी है, बाल केंद्रित है, भाई शिक्षक केंद्रित तो है नहीं, बाल केंद्रित है। हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है ना, बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना। अगर बच्चे का मन है कि मुझे भी खेलना है, मुझे पढ़ाई नहीं करना, तो मुझे खेल के माध्यम से ही उसे पढ़ाना होगा, है ना। इस बात को आप लोग समझिएगा। और बच्चों को मारना नहीं है, उन्हें प्यार से खेल खेल के माध्यम से, है ना, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को पढ़ाने के, तो उन सारी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। भाई छात्रों को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी होता है, छात्र की वृद्धि विकास के सिद्धांतों का ज्ञान भी होना चाहिए, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को सर्वांगीण विकास करना चाहिए, है ना। क्योंकि पूरी क्लास में, जैसे पूरी क्लास है, ये इस क्लास में हजारों बच्चे हैं, मान लीजिए कि 9 बच्चे बैठे हैं, तो ये 9 बच्चे जो हैं इस क्लास में, ये एक ही माइंड के तो है नहीं, है ना। सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है, सबके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो हमें सबको ध्यान में, सब बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है ना, तो हमें सबको साथ में लेकर चलना है। भाई इसमें से कोई मंद बुद्धि का है, कोई तेज बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई औषधि है, तो हमें सबको समान शिक्षा, है ना, सबको समान लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की है, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की है। छात्र गंभीर रहते हैं, इससे छात्रों में उपस्थिति बढ़ जाती है, या परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता कम कर देता है, या सोचने के लिए छात्र को मजबूर करता है। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की है। छात्र गंभीर रहते हैं, इससे गलत है। इससे कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है, गलत। यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता कम कर देता है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये मजबूर भी नहीं करता है, यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। क्योंकि खुली किताब परीक्षा का मेनली उद्देश्य होता है ना, जो खुली किताब है वो परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों को परीक्षा से होने वाली चिंता को कम करना। खुली किताब के माध्यम से छात्रों को सोचने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है, ताकि वह अपनी तार्किक शक्ति का विकास कर सके। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रभावी शिक्षक वह है, प्रभावी शिक्षक वह है जिसका वर्ग पर नियंत्रण है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी कौन दे सकता है, जिसने विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया है, या फिर ध्यान में असाइनमेंट में सुधार करें, ध्यान से असाइनमेंट में सुधार करें। ये भी 2014 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। प्रभावी शिक्षक वह है जिसका वर्ग पर नियंत्रण है, या सीमित अवधि में अधिक जानकारी कौन दे सकता है, या फिर जिसने विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया है, या फिर ध्यान से असाइनमेंट में सुधार करें। बताओ जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जिसने विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया है, जिसने विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया है, प्रभावी शिक्षक वही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके पाठ के अनुसार व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बर्बाद,
समय कम करने का अच्छा तरीका क्या होता है? आपके पाठ के अनुसार व्यर्थ समय कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कि कक्षा के दौरान शिक्षा का अधिक समय, सभी अध्ययन सामग्री को तैयार रखना, छात्रों के लिए सीखने के प्रभावी संवाद का प्रयोग करना, या फिर जैसे ही घंटी बजे कक्षा प्रारंभ करना। बताओ, आपके पाठ के अनुसार व्यर्थ बर्बाद समय कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? समय को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मतलब आपके पाठ के अनुसार कि समय को जो समय है बर्बाद, जो वेस्ट समय होता है ना, इसको कैसे कम किया जा सके इसका मतलब ये होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो हमारी अध्ययन सामग्री इसको पहले से अगर हम तैयार रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे समय में बचत होगी, है ना, समय की बचत होगी। तो इसीलिए हमारी जो अध्ययन सामग्री है उसको हम पहले से रेडी रखेंगे। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर, है ना। अध्यापक को अपनी पाठ योजना तैयार करके उसका एक बार क्रियान्वयन कर लेना चाहिए ताकि बीच में समय व्यर्थ ना हो, है ना। आप लोग गलत मतलब मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो मुंह से ही नहीं निकलते हैं। चलो जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में गति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात जो शिक्षक कर सकता है। कक्षा में गति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात जो शिक्षक कर सकता है। ऑप्शन पहला है कक्षा में ध्यान की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पाठ में लगातार विराम प्रदान करना, या फिर कक्षा में चारों ओर चलना और छात्रों को अपने काम में शामिल करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा में ध्यान की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रुकावट से बचना, या फिर सभी पाठ सामग्री एडवांस में तैयार करना। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कक्षा में गति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात जो शिक्षक कर सकता है। ऑप्शन पहला कहता है कि कक्षा में ध्यान की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पाठ में लगातार विराम प्रदान करना। ऐसा कहाँ लिखा है कि कक्षा में ध्यान की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पाठ में लगातार विराम प्रदान करना? ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड कहता है कि कक्षा में चारों ओर चलना और छात्रों को अपने काम में शामिल करना। ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। तीसरा कहता है कि कक्षा में ध्यान की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रुकावट से बचना। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन चौथा कहता है कि सभी पाठ सामग्री एडवांस में तैयार करना। अच्छी बात है भाई, कक्षा में गति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि जो हमारी पाठ्य सामग्री होती है उसको हम एडवांस में, इसको अगर हम तैयार रखेंगे तो हमारी जो पढ़ाने की गति होगी वो सही रहेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। चलो जी भाई, शिक्षक को कक्षा की अध्ययन गति बनाए रखने के लिए पाठ योजना को एडवांस में तैयार करना, उनसे संबंधित अध्ययन सामग्री को तैयार करना चाहिए ताकि कक्षा सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक कक्षा की गति को बिना रोके कक्षा के दुर्व्यवहार को कैसे समाप्त कर सकता है। अध्यापक कक्षा की गति को बिना रोके कक्षा के दुर्व्यवहार को कैसे समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन पहला कहता है कि एक टोकन अर्थव्यवस्था स्थापित करके जिसमें छात्रों को कार्य करते रहने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। सेकंड कहता है कि विद्यार्थियों के लिए साधारण गैर वर्तनीय संकेतों का प्रयोग। तीसरा है कि शेष वर्ग से संभावित परेशानी निर्माताओं को अलग करके, या फिर कक्षा से इतर तेजी से पढ़ाई कराना और पाठ को शीघ्रता से समाप्त करना। अब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, अगर अध्यापक कक्षा की गति को बिना रोके कक्षा के दुर्व्यवहार को समाप्त कैसे कर सकता है, तो वो इसका इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि दुर्व्यवहार को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना। क्या करना? विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना, जिससे कक्षा में दुर्व्यवहार की गतिविधि को नियंत्रण कर सकें और अध्ययन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने दें। क्या करने दें? सुचारू रूप से चलने दें। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, एक टोकन अर्थव्यवस्था स्थापित करके जिसमें छात्रों को कार्य करते रहने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ह्यूमन फैक्टर के अनुसार व्यक्तियों की आज के उनके प्रदर्शन में परिवर्तन डैश में हो सकते हैं। दिन में, सप्ताह में, वर्ष में, या फिर महीने में। DPSSB में क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में ही। तो आपको बताना है कि ह्यूमन फैक्टर के अनुसार व्यक्तियों के आज के उनके प्रदर्शन में परिवर्तन डैश में हो सकते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा दिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिन में। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिन में। देखिए, आज के उनके प्रदर्शन में अभिप्राय होता है कि विद्यार्थी का दिन प्रतिदिन की शिक्षा का अवलोकन करके उनका मूल्यांकन करना, और ये प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है। मूल्यांकन एक दिन की प्रक्रिया ना होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बचपन के वर्तमान दृष्टिकोण यह मानते हैं कि बच्चे ज्यादातर तरीके से वयस्कों के समान हैं। बच्चों को सबसे अच्छा युवा वयस्कों के रूप में माना जाता है। बचपन मूलतः एक प्रतीक्षा अवधि होती है, या बचपन विकास और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है। बचपन के वर्तमान दृष्टिकोण यह मानते हैं कि बचपन जो होता है, बचपन में विकास की गति जो होती है ना, वो काफ़ी तीव्र होती है। कैसी होती है? काफ़ी तीव्र होती है। बचपन में विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है। मानसिक विकास में दृढ़ता और कभी कभी चंचलता भी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? दृढ़ता दिखाई देती है और चंचलता भी दिखाई देती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है और उसमें सहयोग, देखिए, और उसमें क्या होता है? सहयोग, और उसमें सहयोग हो गया, सहनशीलता हो गया, सहनशीलता हो गया, सहानुभूति हो गया, सहानुभूति है, ये सारे गुण जो होते हैं विकसित होने लगते हैं। और उनकी जो जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करना चाहिए। उनकी जो जिज्ञासा होती है ना, उसको हमें शांत भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बचपन के वर्तमान दृष्टिकोण यह मानते हैं कि बचपन विकास और प्रवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैं जितना एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए, आ रहा है ना? चलो भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रचनात्मक लेखन के लिए कौन सी गतिविधि योजनाबद्ध होनी चाहिए? बताइए, डी ट्रिपल एस बी कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। मैं आपको एक आइडिया दिखाना चाहती हूँ कि आप इस तरह से पढ़ाई करिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुटअप कर रहा है। क्योंकि कल को आप टीचर बनना चाहते हो ना, तो आपसे उसी टाइप के तो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बेस्ट टीचर बन सकूँ। तो आपको रटंत विद्या नहीं करनी है कि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें फैक्चुअल चीज़ें तो आती नहीं है। चाहे वो केवीएस हो, DSSB हो, सीटेड हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, है ना। तो आपको समझदारी से अच्छे से प्रिपरेशन करिए और हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि रटने की साइको ऐसी चीज़ें होती है, इसको रटा नहीं जा सकता है ना, इसको समझा जाता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक लेखन के लिए कौन सी गतिविधि योजनाबद्ध होनी चाहिए। वैसे बच्चों को केवल ग्रेड स्तर पर पढ़ना ये तो भाई गलत है, क्योंकि नेगेटिव है। सेकंड कहता है केवल वैसे बच्चे को जो वाकई में वाक्य लिख सकते हैं, केवल, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है कि केवल उन बच्चों को जो कक्षा के समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। लो जी, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल उनके बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। भाई, रचनात्मक लेखन के लिए कौन सी गतिविधि योजनाबद्ध होनी चाहिए? तो सभी बच्चों के लिए। हमको समान शिक्षा, समान बच्चों को लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको पता चले कि वह छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसे अपने साथ खुश रहने देंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसे प्रेरित करेंगे ताकि वह अधिक प्रगति कर सके, या फिर इस तथ्य के बारे में उसके माता पिता को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आपको पता चलता है कि छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उसको प्रेरित करेंगे ताकि वो और अधिक प्रगति कर सके। ठीक है, क्या करेंगे? छात्र की प्रतिभा को अगर पता लगता है तो उसे संवर्धन संबंधी कार्य कराएंगे, जिसे उच्च कोटि के अनुभव प्राप्त हो सके और वह अधिक प्रेरित होकर अधिक अधिगम कर सकें। तभी शिक्षक ऐसी प्रतिभाओं के विकास में सहायता प्रदान कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शब्द समान तत्व निकटता से जुड़ा हुआ है। जो शब्द है समान तत्व निकटता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन पहला है समूह निर्देशन से, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा समूह निर्देशन से, सीखने का स्थानांतरण,
जुड़वा बच्चों के बीच ईर्षा या फिर समान प्रशिक्षण प्रश्न। शब्द समान तत्व निकटता से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सीखने का स्थानांतरण से। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप अपनी कक्षा में पाते हैं कि कुछ छात्र किसी विषय को अगले अपने पिछले ज्ञान में विस्तृत अंतर के कारण समझ नहीं सकते। आप क्या करेंगे? उनकी मदद करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, माता पिता के से घर में मदद करने के लिए कहेंगे, अपनी कक्षा को जारी रखेंगे, प्रधानाध्यापक की मदद लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा, उनकी मदद करने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग में छोटे बच्चों का एक समूह लापरवाह हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उनका ध्यान पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक उपयुक्त है? एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि, उस अवधि के लिए वर्ग को निलंबित करना, बच्चों से ध्यान देने के लिए कहना, या फिर कक्षा को खेलों के लिए बाहर भेजना। ये भी DSSB 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस अवधि के लिए वर्ग को निलंबित करना। सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन पहला इस द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। राज अपने एकांत में किए गए कार्य को साझा करने को एकदम तैयार नहीं है। ये क्या दर्शाता है? कि वो एक लोकप्रिय बच्चा है, एक अस्वीकृत बच्चा है, एक ईर्ष्यालु बच्चा है, एक खुश बच्चा है। बताओ। देखिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अस्वीकृत बच्चा है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक को होना चाहिए अपने विषय का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, अपने छात्रों के बारे में जानकारी, उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु है? प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाठ्य योजना का जो केंद्र बिंदु होता है वो छात्र होता है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 7 वर्ष का छात्र कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं पढ़ रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि एक 7 वर्ष का छात्र है जो कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसी कम स्तर पर का अभ्यास पढ़ाएं, माता पिता को सूचित करें, उसी के स्तर की कक्षा में डाल दें, या फिर विशेषज्ञ की सहायता से कारण जानने का प्रयास करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। विशेषज्ञ की सहायता से क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चा अपने स्तर के अनुसार क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहा है ना भाई। उसकी कम स्तर का अभ्यास नहीं पढ़ाएंगे और ना ही माता पिता को सूचित करेंगे और उसकी स्तर की कक्षा में नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे सुटेबल भी है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ की सहायता से कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे सिंबल बना होगा ना उस पर क्लिक कर आप शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें ना उन तक इस सेशन को आप लोग जरूर पहुंचा दीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल फील हो। एंड आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। एंड जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।